नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। खबरों में बात करेंगे आप देवभूमि की। उत्तराखंड का ग्रीष्मकालीन विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस विधानमंडल दल राज्य सरकार को घेरने के लिए अपनी रणनीति तैयार करेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस के तरकश में कई तीर हैं और राज्य सरकार किसी तरह बजट को संपन्न कराकर ये करना चाहती है। और वहीं बचाव में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि राज्य सरकार के सत्र को लेकर पूरी तैयारी है और मंत्री पूरी तैयारी के साथ प्रत्येक विधानसभा के सदस्य के सवालों का जवाब देने को तैयार है। पक्ष की आपने बात कही, देखिए हमारे हर मंत्री सवाल देने के लिए इच्छुक हैं। हम लोग तैयारी करके जाते हैं और मैं विपक्ष से भी एक ही चीज़ निवेदन करता हूं आप सबके माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, कि बजट सत्र चलाना और सदन को चलाना सिर्फ पक्ष का काम नहीं होता, विपक्ष का भी काम होता है। तो हम लोग को समन्वय बना के काम करना चाहिए। उत्तराखंड की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उसको विपक्ष उठाए, ये उनका अधिकार है और हम उस अधिकार का सम्मान करते हैं। और उसमें जो भी हमारी तरफ से विपक्ष को जवाब देने होंगे हम देंगे। और मैं विपक्ष से बस निवेदन यही कर रहा हूँ कि मिलकर सदन चलाइए और उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में अपना भी योगदान दीजिए। विपक्ष है, विपक्ष का अपना काम होता है, विपक्ष अपना काम करना चाहेगा, उस पर मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड की को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तराखंड को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए, विकसित बनाने के लिए विपक्ष और पक्ष दोनों को मिल के काम करना ज़रूरी होता है। और स्वाभाविक बात है, जब सत्र आहूत होता है तो कांग्रेस विधानमंडल दल अपनी बैठक आहूत करेगा, कार्य मंत्रणा की भी बैठक आहूत होगी। उसके बाद जो है तय करेंगे कि हमें किस रास्ते पर चलना है। जहाँ तक विषय है, इस सरकार ने इतने विषय दिए हैं कि बजट सत्र की इस अल्प अवधि में सबको समायोजित कर पाना बड़ा मुश्किल है। हमारा प्रयास होगा, हमारी कोशिश होगी कि हम अधिक से अधिक मुद्दों को जो है सदन के अंदर उठाने का काम। जहाँ तक कांग्रेस के मैसेज का प्रश्न है, कांग्रेस ने तो भराड़ी सैंड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, इसमें मैं समझता हूँ किसी का कोई योगदान नहीं है। कांग्रेस ने अगुवाई की और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने का काम किया। हमने तब भी वहाँ पर सत्र आहूत किया जब कोई वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो टेंट में सत्र आहूत किया। ये जो है कांग्रेस का जो है गैरसैंण के प्रति या भराड़ी सैंड के प्रति जो है लगाव कह लीजिए या समर्पण कह लीजिए, ये दिख। तो आपको बता दें कि विधानसभा सदस्य के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है, ऐसा कहा जा रहा है सरकार की तरफ से। ग्रीष्मकालीन विधानसभा का सत्र का जल्द ही आगाज होने जा रहा है और इस सत्र को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर वार पलटवार करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस तैयार है, ऐसा कहना है प्रीतम सिंह का। और वहीं सौरभ बहुगुणा कह रहे हैं कि विधानसभा सदस्य के हर एक सदस्य के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए भी सभी तैयार हैं। हालांकि कांग्रेस कई सारे मुद्दों को लेकर इस बार सदन में जाएगी। अधिक जानकारी के साथ सुदीप हमारे विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सुदीप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास में? आखिर इस बार अगर देखा जाए तो सत्र में किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस मुद्दों को उठाती हुई नजर आएगी? जी देखिए, जो विधानसभा सत्र है गैरसैंण में जो सोमवार से शुरू होने जा रहा है, ये राज्य सरकार का ग्रीष्मकालीन बजट सत्र है। इस सत्र में कांग्रेस ने पहले दिन यानी राज्यपाल के भाषण के दिन ही राज्य सरकार को घेरने का ऐलान किया है जी। इसमें अंकिता भंडारी मर्डर केस से लेकर पेपर लीक और पेपर लीक के आरोपियों के बार बार जेल से छूटने, रिहा होने जैसे मसलों पर राज्य सरकार को घेरने का फैसला किया है। और राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष और बड़े नेता हैं, वो अभी से कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं और इनके कार्यकर्ता रविवार रात तक, सोमवार सुबह तक कर्णप्रयाग और उसके आसपास पहुंच जाएंगे और जुलूस की शक्ल में भराड़ी सैंड स्थित विधानसभा के लिए कूच करेंगे। जबकि जो राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा, उनका कहना है कि राज्य सरकार के सभी मंत्री पूरी तरह तैयार हैं, सभी सवालों का जवाब तैयार है और सदन में हर एक प्रश्न का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है, बशर्ते शांतिपूर्वक जो सदन की गरिमा है, उस गरिमा के अनुरूप जो विपक्ष है वो सत्र को संचालित करने में अपना सहयोग प्रदान करे। कल ही विधानसभा में कार्य मंत्रणा की बैठक भी होगी भराड़ी सैंड में। पहले शाम 5 बजे होनी थी, अब ये 3 बजे के करीब प्रस्तावित की गई है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी की अध्यक्षता में बैठक होगी। इसके अलावा दोनों ही दलों की विधानमंडल दल की भी बैठक है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की भी।
कांग्रेस की जो विधानमंडल दल की बैठक है 5:30 बजे, जिसमें अपना एजेंडा तैयार करेगी। कार्य मंत्रणा में हाउस को चलाने का बिजनेस तैयार होगा, और जबकि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंत्री हैं, इनकी विधानमंडल दल की बैठक भी कल करीब 6 बजे के बाद प्रस्तावित है। ठीक है सुदीप, आप लगातार बने रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून में गैरसैंण में शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र के लिए एक और जहां राज्य सरकार इस सत्र को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं विपक्ष ने सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। 13 मार्च को कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा सत्र के दौरान भराड़ीसैंण पहुंचकर विशाल मार्च निकालेंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के विधानसभा घेराव के मुद्दे को मात्र एक पब्लिसिटी स्टंट बताया। जोशीमठ की जो आपदा है, इस मामले में जब जोशीमठ की जनता सड़कों पर उतरी, तब जाके के तो सरकार और वहां का स्थानीय प्रशासन चेता। कांग्रेस पार्टी तो शुरू दिन से कह रही थी कि जोशीमठ की आपदा को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए और 3000 करोड़ का पैकेज जो है जोशीमठ के लिए घोषित किया जाना चाहिए। अब 3 महीने बाद जो है राज्य की सरकार जाग रही है और अब जाके प्रस्ताव केंद्र को भेज रही है। तो कांग्रेस पार्टी पहले दिन से क्या गलत कह रही थी? अगर आपको इतने विलंब से ही काम करने हैं तो आपके डबल इंजन की जो बात आप करते हैं उसका राज्य को क्या फायदा? गैरसैंण का जो सत्र है बहुत महत्वपूर्ण सत्र है और सरकार पूरे ईमानदारी के साथ उस सत्र को चलाना चाहती है। विपक्ष से यही उम्मीद है कि रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में रहेगी तो राज्य के विकास में उसका भी सहयोग रहने वाला है। जहाँ तक प्रश्न है कि वो विधानसभा गैरसैंण में जाकर घेराव करने वाले हैं, तो उनको अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिखाना है कि वो कुछ कर रहे हैं, कुछ कदम ताल कर रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने राज्य में ऐसा कुछ किया नहीं है, इसलिए अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिखाने के लिए रस्म अदायगी हो रही है। गैरसैंण का जो सत्र है बहुत तो बजट सत्र शुरू होने जा रहा है सोमवार से और इसको लेकर घमासान भी कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने के मूड में नजर आ रहा है। उत्तराखंड का विधानसभा का आपको बता दें ग्रीष्मकालीन राजधानी इस गैरसैंण सोमवार से शुरू होने जा रहा है। कार्य मंत्रणा विधानमंडल दल की बैठक भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में आयोजित होगी। वहीं सत्र के पहले दिन कांग्रेस कई मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरकर अपना विरोध दर्ज कराने के साथ ही राज्य सरकार को घेरती हुई भी नजर आने वाली है। सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा के ग्रीष्मकालीन सत्र की तैयारी कल रविवार से ही शुरू हो जाएगी। कल विधानमंडल दल की बैठक के साथ ही कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी होगी। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हाउस के अगले 2 दिनों का बिजनेस तय किया जाएगा। सोमवार को राज्यपाल के भाषण के बाद राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें आबकारी नीति, खनन नीति समेत कई मुद्दे आ सकते हैं। जबकि मंगलवार को राज्यपाल के भाषण पर चर्चा और बुधवार को राज्य सरकार करीब 80,000 करोड़ रुपए का अपना सरप्लस बजट प्रस्तुत करने जा रही है। रविवार यानी कल ही कांग्रेस के विधायक भी अपनी विधानमंडल दल की बैठक करते हुए राज्य सरकार को घेरने का एजेंडा तैयार करेंगे। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। वहीं देहरादून राज्य के पूर्व गृह मंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने राजधानी देहरादून में बेरोजगारों पर हुई लाठीचार्ज मामले में आई रिपोर्ट पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रीतम सिंह का कहना है कि लाठीचार्ज को एक और तो रिपोर्ट में जायज माना जा रहा है और दूसरी ओर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ छोटे कर्मचारियों को निपटाया गया। ये सीधे तौर पर सरकार के इशारे पर रिपोर्ट बनाई गई, जबकि बड़े अफसरों को बचाया गया। जब कमिश्नर स्तर का अधिकारी जांच कर चुका है और जांच रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है, तो अब ऐसे में अलग से किसी दूसरे आईपीएस अफसर से जांच कराने का फैसला समझ से बाहर है। कंफ्यूजन हमारे स्तर पर नहीं है, सरकार खुद ही दिग्भ्रमित है। सरकार ने लाठीचार्ज की जो है कमिश्नर के माध्यम से जांच कराने का काम किया, कमिश्नर की जांच रिपोर्ट आई और जिन छोटे अधिकारियों को इसमें दोषी पाया गया उनके परिप्रेक्ष्य में क्या कार्रवाई की सरकार ने, बताया ना। सरकार स्थानांतरण जो है वो दंड नहीं है, किसी को आपने स्थानांतरित कर दे तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और फिर वही इसके लिए दोषी क्या इंस्पेक्टर रैंक के लोग थे,
क्या उससे ऊपर के अधिकारी दोषी नहीं है? तो ये तो सरकार के इशारे पर जांच हुई है और उस जांच का जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नियुक्त किए हैं संयोजक। 9 छावनी परिषद के चुनाव के लिए संयोजकों को चयन किया गया है। बीजेपी ने चुनावों की दृष्टिगत तैयारियां भी तेज कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर जिम्मेदारी तय की गई। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई। चुनाव में समन्वय का काम ये देखेंगे। अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, राज्य में जो छावनी परिषद के चुनाव होने हैं उसमें चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने। कैंट बोर्ड में उपाध्यक्ष राजनीतिक व्यक्ति या यूं कहें ऐसा व्यक्ति होता है जो जनता के बीच से चुनकर आता है। तो राज्य में विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर हरिद्वार में अपना परचम फहराया। पहली बार भाजपा का बोर्ड आया है। इसी प्रकार से जो छावनी परिषद के चुनाव होते हैं, छावनी परिषद के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अपना बोर्ड चाहती है, लिहाजा 2 बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। कैलाश पंत को कुमाऊं, जबकि कुलदीप कुमार जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उन्हें गढ़वाल की जिम्मेदारी दी गई है। और 30 तारीख को चूंकि चुनाव होने हैं, इससे पहले सभी अपनी तैयारियां पूर्ण करेंगे। और कैसे कैंट बोर्ड में भी, छावनी परिषदों में भी भाजपा का बोर्ड बने, भाजपा के नेतृत्व की सरकार जो राज्य में काम कर रही है, इसी प्रकार कैंट बोर्डों पर भी भाजपा का दबदबा हो, इसके लिए अभी से रणनीति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शुरू कर दी है। लिहाजा इन 2 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तमाम जानकारी देने के लिए सुदीप। तो आपको बता दें कि ये नई जिम्मेदारियां इस वक्त तय की गई हैं उत्तराखंड के अंदर। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई हैं। चुनाव में समन्वय का काम देखेंगे। वहीं उत्तराखंड के सितारगंज में भारत सरकार की मदद से 50 एकड़ से ज्यादा की भूमि पर एक्वा पार्क बनने जा रहा है। भारत सरकार की मंजूरी के बाद कैबिनेट से भी इसे मंजूरी मिल चुकी है। सितारगंज से विधायक और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि एक्वा पार्क में मत्स्य से जुड़े कृषि पालकों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। इसकी मदद से पार्क में मत्स्य पालन के साथ ही एक बड़े मार्केट के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पार्क में आवास की भी व्यवस्था होगी। प्रपोजल जो है वो केंद्र सरकार ने हर स्टेट को निर्देशित किया था कि आपके यहाँ पर एक एक्वा पार्क केंद्र सरकार स्थापित करना चाहती है। किसी कारणवश नहीं हो पाया था हमारे स्टेट में। तो जब मैं केंद्र में मीटिंग में गया था फिशरीज़ की, और वहाँ पे एक्वा पार्क का जो पूरा प्रपोजल था वो हमारे सामने रखा गया। तो मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र सितारगंज में, क्योंकि इसके लिए काफ़ी ज़मीन चाहिए है, लगभग 44 एकड़ ज़मीन में सितारगंज में ये पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है। इसकी हमने कैबिनेट स्वीकृति हो गई है, ट्रांसफ़र हो गई लैंड रेवेन्यू से हमारे फिशरीज़ विभाग को। और एक 48 से 50 करोड़ के बीच का प्रोजेक्ट होगा जिसमें केंद्र की पूरी सहायता दी जाएगी। और इंटीग्रेटेड फिशरीज़ पार्क होगा ये, जिसमें रेसवेज होंगे, जिसमें हमारी मंडी होगी, जिसमें हमारी ट्रेनिंग होगी, हमारे क्वार्टर्स होंगे, स्टाफ क्वार्टर्स होंगे। फिशरीज से लेके जितने भी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं वो सारा उसमें उस पूरे एक्वा पार्क में चलाए जाएंगे। इससे अच्छा भी ये होगा कि हमारा जो उधम सिंह नगर जिला है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा डैम्स अगर वो हैं तो वो उसी ज़िले में हैं, चाहे वो दौरा हो, बैकुल हो, नानक सागर हो, शारदा डैम हो। तो हमारे लिए फिशरीज़ को लेके बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा। अल्मोड़ा प्रवास के दौरान लोकसभा सांसद अजय टम्टा ने अधिकारियों के साथ में केंद्रीय विकास की योजनाओं को लेकर बैठक की। इस दौरान सांसद अजय टम्टा ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र की जर्जर हालत में खराब सड़कों की दशा सुधारने के लिए केंद्र सरकार कटिबद्ध है, चाहे वह प्रधानमंत्री सड़क योजना हो या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग की और लोक निर्माण की सड़कें हों। इसके लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि 250 लोगों से जुड़े गांवों को भी सड़क मार्ग से जोड़ा जा चुका है। जिन सड़क मार्गों की हालत खराब है उन मार्गों के सुधारीकरण के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। और लोकसभा हम डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी के बैठक में लेते हैं कि पीएमजीएसवाई की, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अलावा भी पीडब्ल्यूडी की
और एनएच की जितनी भी सड़कें जिसमें लेट लतीफ़ हो रही है, टेंडर की प्रोसेस भी हो गई, एनपीपी का पैसा भी जमा कर दिया, फॉरेस्ट क्लियरेंस भी हो गया, उनका काम हमने लगभग पूरा कर लिया है। 250 के क्लस्टर विलेज को भी हमने जोड़ दिया है। बाकी के जो पीडब्ल्यूडी की रोड है जिसमें डामरीकरण है या रोड में 3-4 सालों से जिनमें काम नहीं हो पा रहा था या कॉन्ट्रैक्टर छोड़ के चले गए थे, उसमें हमने सख्ताई लेने का निर्णय लिया और बहुत जल्दी जन सुविधाओं के लिए रोडों की कनेक्टिविटी बढ़िया हो, सुविधाजनक हो, इसके लिए हमने दिशा निर्देश दिया है। वहीं मसूरी में एसडीएम नंदन कुमार ने नगर पालिका, हंस फाउंडेशन और बीजेपी नेता मोहन पेटवाल के साथ संयुक्त बैठक की। इस दौरान एसडीएम ने पालिका अधिशासी अधिकारी को 3 अप्रैल तक शिफन कोर्ट के लोगों के लिए जमीन उपलब्ध कराने और हंस फाउंडेशन के साथ एमओयू साइन करने के निर्देश दिए, जिससे शिफन कोर्ट के 84 परिवार बेघर परिवारों के आवास बनाने का काम शुरू कर दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए। वहीं दूसरी ओर से मसूरी शिफन कोर्ट आवासहीन समिति के संरक्षक प्रदीप भंडारी ने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता शिफन कोर्ट के लोगों के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब जमीन उपलब्ध नहीं थी तो कैबिनेट मंत्री ने मुख्यमंत्री से कैसे भूमि पूजन करा दिया। ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता दोनों ही शिफन कोर्ट के लोगों को धोखा दे रहे हैं। हंस फाउंडेशन के साथ, तो इसीलिए आज की जो मीटिंग हुई थी वो हंस फाउंडेशन और नगर पालिका के बीच में थी और इसमें यही निर्णय लिया गया है कि जो नगर पालिका की जो अगली बोर्ड बैठक होगी उसमें ये साहब ने ये कहा है कि उसमें हंस फाउंडेशन के लिए जो है प्रपोजल का वो जो प्रस्ताव बनेगा उसमें ये बातें आएंगी और फिर वो उस हिसाब से जो अगले मंथ जो है 1 वीक ऑफ अप्रैल में एक दोबारा से बैठक होगी नगर पालिका और हंस फाउंडेशन के प्रतिनिधियों के बीच में और उसके आगे की कार्रवाई की जाएगी। उसमें सॉइल टेस्टिंग वगैरह करेंगे। सॉइल टेस्टिंग के अलावा जो है जियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट वो सब ओके निकलेगी तो उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके करेंगे। ये मार्च लास्ट का टाइम दिया है जिसमें हमें फॉरेस्ट से और जो संस्थान से एनओसी लेनी है और बाकी हमारी बोर्ड बैठक से प्रस्ताव पास होना है, तो मार्च लास्ट तक कंप्लीट कर देंगे और प्रस्ताव अपना हंस फाउंडेशन मंत्री जी द्वारा जो है यहाँ पर हंस फाउंडेशन के जो लोग हैं उनकी टीम यहाँ पर आई थी। एसडीएम साहब ने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें ईओ नगर पालिका भी थे और हंस फाउंडेशन से कोऑर्डिनेट करते हुए उनके द्वारा बताए हुए डॉक्यूमेंट्स जो जिसमें कि जो हंस फाउंडेशन के लिए प्रस्ताव है और अदर जो लीगल डॉक्यूमेंट है उनके लिए जो है ईओ साहब को कहा गया है कि आप इसको अवेल कराएं। वहीं देहरादून में झंडा मेले को लेकर नगर निगम की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, जिसको लेकर महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि प्रशासन ने सभी नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। जो व्यवस्थाएं प्रशासन को इस मेले के लिए करनी चाहिए वो सभी तैयारी की जा रही है। नगर निगम देहरादून भी इसके लिए तैयारियां कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि देवेंद्र दास महाराज जी से मिलूंगा। मैंने उनसे फोन पर बात करी थी। उन्होंने कहा कि महाराज जी का जो आदेश होगा सफाई को लेकर या फिर नगर निगम को कोई विशेष व्यवस्था करनी हो उसके लिए हम महाराज जी से बात करके जो भी शहर के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था करनी पड़ेगी उसके लिए हम व्यवस्था को बेहतर तरीके से करेंगे। प्रशासन ने झंडे के मेले के जितने हमारे वहाँ के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करी है और प्रशासन भी इसको लेकर जो है चिंतित है और जो व्यवस्थाएं प्रशासन को करनी चाहिए वो कर रहा है। नगर निगम भी आज मेरे भी शाम को मैंने भी आदरणीय महन जी से मिलना है, मैंने भी उनसे बात करी थी। तो जो भी महन जी का जो आदेश होगा सफाई से संबंधित चाहे कोई हमें कोई व्यवस्था करनी हो उसके लिए हम जो है महन जी से बात करके जो भी शहर के लिए अच्छी से अच्छी जो है व्यवस्था करनी पड़ेगी हम करेंगे। प्रशासन ने वहीं गर्मियों के बदलते इस मौसम को देखते हुए राजधानी का सबसे बड़ा अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल आशुतोष सयाना ने कहा कि इस बार हमने अस्पतालों में अतिरिक्त बेड लगाए हैं। साथ ही गर्मियों के चलते जिन बीमारियों का खतरा ज्यादा बना रहता है उसको लेकर भी हमारे पास पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध हैं ताकि अस्पताल में आने वाले मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो और मरीजों को विधिवत इलाज मिल सके। जो है गर्मियों के सीजन में कई बीमारियां जो है बढ़ जाती हैं और जिस तरीके से डिहाइड्रेशन है और लूज मोशंस हैं और जिस तरीके से जो है कई जो है बीमारियां जैसे गर्मी के सीजन में गर्मी के बढ़ने से बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारे पास पर्याप्त सुविधाएं हैं, पर्याप्त जो है बेड है और बेड जो है आज की डेट में 750 के बेड जो है चाहे वो आईसीयू हो चाहे वो हाई डिपेंडेंसी वार्ड हो, हर वार्ड में कम से कम जो है 50 बेड से ऊपर हैं और ये इसकी
वहीं देहरादून में मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। उत्तराखंड में आने वाले कुछ दिनों तक बारिश और ज्यादा ऊंचाई वाले स्थानों पर छिटपुट ओलावृष्टि के साथ ही बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 13, 14 और 15 मार्च को उत्तराखंड के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि और बर्फबारी गिरने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं मैदानी इलाकों में भी तापमान में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, जिससे गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। साथ ही आगामी 13 मार्च से गैसेट बजट सत्र भी शुरू होने जा रहा है। ऐसे में बारिश और बर्फबारी के चलते सरकार को ठिठुरती ठंड में सत्र आयोजित करना पड़ सकता है। जब 13 में जाएंगे तो थोड़ी एक्टिविटी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग है, तो इनमें कुछ जगहों में जो है हल्की जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है या रेनफॉल एक्टिविटी है वो देखने को मिलनी चाहिए। 14 में जो एक्टिविटी है वो थोड़ा बढ़ेगी। तो आप ये कह सकते हैं जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है जिनका मैंने अभी नाम लिया है, तो उनमें तो आप अनेक जगहों तक में कह सकते हैं रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलनी चाहिए। और बाकी जो हिल्स में अगर बात करें तो वहाँ पे या इवन मैदानी क्षेत्रों में भी जो है तो वहाँ पर भी वो कुछ जगहों में हल्की थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज वो देखने को मिलेगी। जब 13 वहीं देहरादून में 50 करोड़ रुपए इस साल का हाउस टैक्स निर्धारित किया गया। वहीं नगर निगम के महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि इस साल का हाउस टैक्स नगर निगम ने 50 करोड़ रुपए वसूली का टारगेट निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि 36 से 37 करोड़ रुपए हाउस टैक्स का कलेक्शन अब तक पूरा हो चुका है। अभी तक का कलेक्शन संतोषजनक है। साथ ही उन्होंने कहा कि फरवरी और मार्च में और बेहतर कलेक्शन कलेक्ट होने की उम्मीद है, जिसमें नगर निगम देहरादून अपने स्तर से प्रयास कर रहा है। 50 करोड़ है हमारा टारगेट और अभी लगता है कि अभी 36-37 करोड़ रुपए जो है हमारे आ चुके हैं और अभी मार्च का महीना चल रहा है। 80 सरकारी विभागों को भी जो है नोटिस गए हैं। सबके जो है अगर पैसे आ जाएंगे तो 50 करोड़ का भी हम इसको अभी टारगेट पार करें। 50 करोड़ है हमारा टारगेट और अभी लगता है। उत्तराखंड में सड़क हादसों को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सड़क सुरक्षा सलाहकार परिषद का गठन किया गया, जिसकी महत्वपूर्ण बैठक उत्तराखंड सचिवालय में हुई। प्रदेश के परिवहन मंत्री चंदन राम दास की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन हुआ और बैठक में पीडब्ल्यूडी, NHAI, NHBRO, परिवहन विभाग, पर्यटन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही गढ़वाल कमिश्नर और कुमाऊं कृष्णा कमिश्नर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में जुड़े। बैठक में मंत्री चंदन राम दास ने आगामी चारधाम यात्रा में सड़क हादसों को रोकने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि बिना किसी कैजुअल्टी के उत्तराखंड आने वाले तीर्थ यात्रियों को चारों धामों के दर्शन कराए जाएं, जिसके लिए सरकार लगातार सड़क हादसों को रोकने की कवायद कर रही है। नई टिहरी के जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार ने अचानक जिला मुख्यालय के पास डाइजर में बैठकर गाड़ियों के चालान काटने शुरू कर दिए। जिलाधिकारी का कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। अधिकतर वाहन चालकों ने अपनी सीट बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल किया था। लगातार पहाड़ों में दुर्घटना को देखते हुए जिलाधिकारी ने स्वयं मोर्चा संभाला, जिससे अधिकांश वाहन चालकों के चालान काटे गए। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि सभी वाहन चालक सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग करें ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। वाहन चेकिंग के दौरान उप जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर अपूर्व सिंह, ARTO चक्रपाणी मिश्रा, प्रशासन के लोग शामिल रहे। हमें ये भी इंश्योर करना है कि जितने भी हमारे वाहन चालक हैं वो सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेकर के चलें। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि आपको बहुत ही क्लियर रखना है, कहीं पर भी सीट बेल्ट का इंश्योर करना है, आपको हेलमेट्स का इंश्योर करना है। तो कुछ कंप्लेंट्स यहाँ से प्राप्त हो रही थी, तो आज मैंने खुद उसको देखना चाहा, तो उसमें हमने ये देखा है कि कुछ लोग के चालान कट रहे हैं आज और कुछ लोगों ने लेकिन मैक्सिमम लोगों ने सीट बेल्ट और हेलमेट का उपयोग किया है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। बट आज हमने सोचा कि इस पर कार्रवाई कर ली जाए, तो इसी संबंध में आज हम लोग यहाँ पर। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।